नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन, लॉ का एग्जामिनेशन पेपर 2 जो कि लॉ का होता है उसका एग्जामिनेशन में आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। ये एग्ज़ाम सितंबर 2020 देखिए 2020 का लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सभी क्वेश्चंस, सभी आंसर्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी सीक्वेंस में ना हो, ऊपर नीचे हो, क्योंकि सभी के क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ सीक्वेंस की जो है ऊपर नीचे कर देते हैं वो, लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे, सारे क्वेश्चंस इसमें होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थ्रेटनिंग टू कमिट सर्टेन एक्ट्स फोरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड to induce a person to enter into a contract is associated with। कुछ ऐसे एक्ट करना जो कि इंडियन पिनल कोड के द्वारा फॉरबिडन है और उनको थ्रेट करके किसी पर्सन को इंड्यूस करना किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो किसके साथ एसोसिएटेड होगा? फर्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेकेंड, कोर्शन, थर्ड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फोर्थ, थ्रेट। एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, कोर्शन। Question number 2, which one of the following is mandatory minimum requirement for a functional federation? किसी भी functional federation की minimum mandatory requirement क्या है? First, state should be represented in the upper house of the national legislature. Second, judicial review. Third, distribution of legislative and administrative powers between the two sets of the government, national and state, so as to ensure the independence of the government within their respective spheres. Fourth, distribution of legislative and administrative powers between the two sets of the governments, national and state, so as to ensure the independent but coordinated exercise of power of the government. And the correct answer is 3, distribution of legislative and administrative power between the two sets of the government। यानी कि जो नेशनल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसमें लेजिस्लेटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सो एज टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट विद इन देयर स्फेयर। यानी कि दोनों जो स्टेट गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्फेयर में इंडिपेंडेंट रहे। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में ये हेल्ड किया था कि प्रेसिडेंट की और गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स हैं, आर्टिकल आप देख रहे हैं 72 और 161 है, उसको वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। तो ये केसेस हमारे को 4 दिए हुए हैं। फर्स्ट है सत्यनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सेकंड विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड इज इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, फोर्थ इज छोटेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। And the correct answer is 3, Ipuru Sudhakar versus State of Andhra Pradesh. Question number 4, which one of the following is not an ancient source of Hindu law? इनमें से कौन सा जो है ancient source of Hindu law नहीं है? First, स्मृति, second, precedents, 3, digest, 4, श्रुति। And the correct answer is 2, precedents. Question number 5, the provision regarding the offences against the public tranquility are as follows. A, whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of unlawful assembly. B, when 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. C, whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year. D, whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both. E, whoever is guilty of rioting shall be punished with fine only. तो क्वेश्चन हमारा ऊपर था, द प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आर एज फॉलोज। इनमें से कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में आते हैं?
तो इसका आंसर है थर्ड, ए, बी एंड डी ओनली, यानी कि ए, whoever being aware of the fact which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it said to be member of unlawful assembly. B है हमारा when two or more person by fighting in public place disturb the public peace they are said to commit affray. And D, whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both. Question number 6. Which of the following provision of the Statute of International Court of Justice list general principle of law recognized by civil states as a third source of international law? कौन से प्रोविजन स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये कहते हैं, जो इन्होंने लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल स्टेट्स, इसको कहते हैं थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? कौन सा ये प्रोविजन है वो ये कहता है? तो ऑप्शन है हमारे फर्स्ट आर्टिकल 38 सब आर्टिकल ए, सेकंड पैरा 1C ऑफ आर्टिकल 38, थर्ड आर्टिकल 38 बी। तो ऑप्शन है हमारे फर्स्ट आर्टिकल 38 ए, सेकंड पैरा 1C ऑफ आर्टिकल 38, थर्ड आर्टिकल 38 बी, fourth para 3C of article 38, and the correct answer is 2 para 1C of article 38. Question number 7. What is a whistleblower? Whistleblower कौन होता है ये पूछा गया है. First, a person who signals illegal or unethical practice to a prescribed body. Second, usually a disgruntled ex-employee. Third, a subversive person spying on a company. Fourth, an investigative journalist. And the correct answer is first, a person who signals illegal or unethical practice to a prescribed body. Question number 8. The word international law were used for the first time by which one of the following eminent jurist? कौन से jurist ने जो word है international law first time use किया था? Options है first ओपनहेम, second W. Friedman, third Austin, fourth Jeremy Bentham, and the correct answer is fourth Jeremy Bentham. Question number 9. When the biological resources are assessed for commercial utilization or the bio survey and bio utilization leads to commercial utilization, the applicant shall have option to pay the benefit sharing ranging from, ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट 0.1 to 0.2, सेकेंड 0.1 to 0.3, थर्ड 0.1 to 0.4, फोर्थ 0.1 to 0.5, एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ 0.1 to 0.5. क्वेश्चन नंबर 10. द लीगली बाइंडिंग लिमिट टू कार्बन एमिशन वाज लेड डाउन इन, जो कार्बन एमिशन की बाइंडिंग लिमिट थी, लीगली बाइंडिंग लिमिट थी, वो कब लेट डाउन हुई? फर्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल ऑन ग्लोबल वार्मिंग 1997, सेकंड कोपेनहेगन समिट ऑन क्लाइमेट चेंज 2009, थर्ड डरबन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2009, फोर्थ लीमा कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड डरबन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2009. Question number 11. Under Article 30 of the Indian Constitution, the right to minorities are granted as under: A. The right is granted to the religious minorities only. B. The right is granted to linguistic and religious minorities. C. Right is given only to administer the educational institution. D. Right is given to minorities to establish and administer the educational institution. E. The state is prohibited from making discrimination in the matter of grant of aid to any educational institution on the ground that it is managed by a religious minority or a linguistic minority. Choose the correct answer from the option given below. चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे को, A and E only, B and C only, B, D, E only, C and E only, and the correct answer is third B, D and E only. B, it means the right is granted for linguistic and religious minorities. D is right is given to minorities to establish and administer the educational institution,
and E state is prohibited from making discrimination in the matter of grant of aid to any educational institution on the ground that it is managed by a religious minority or linguistic minority. क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. हमें दो लिस्ट दी गई हैं. लिस्ट 1 में दिए हुए हैं प्रोविजंस एंड लिस्ट 2 में दिए हुए हैं आर्टिकल्स ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. यहाँ पे साइड में लिस्ट 2 में हमारे को आर्टिकल नंबर दिए हुए हैं और लिस्ट 1 में प्रोविजंस दिए हुए हैं. इनको हमने मैचिंग करनी है. आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ. फर्स्ट है हमारा ए है लॉ अप्लाइड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको मैच करना है लिस्ट 2 से. बी कोर्ट्स पावर टू अलाउ ए स्टेट टू इंटरवेन इन ए केस टू विच इट इज नॉट ए पार्टी. सी जुरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. डी इंटरिम मेजर्स और रिलीफ बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. आर्टिकल्स हमारे क्यों दो हैं, तो इसका हम आंसर देखते हैं क्या है. इसका आंसर है ऑप्शन 2. ए का सेकंड है, यानी कि लॉ अप्लाइड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आर्टिकल 38. बी का है हमारा फोर्थ कोर्ट पावर टू अलाउ ए स्टेट टू इंटरवेन इन ए केस टू विच इट इज़ नॉट ए पार्टी. इसका आंसर है आर्टिकल 62. सी का है फर्स्ट जुरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज आर्टिकल 36 एंड डी इंटरिम मेजर्स और रिलीफ बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज आर्टिकल 41. Question 13. Which of the following duties have been included by Austin in the category of absolute duties? कौन कौन सी ड्यूटीज जो है ऑस्टिन ने एब्सोल्यूट ड्यूटीज में इंक्लूड की हैं. ए ड्यूटीज ओन्ड टू पर्सन्स इनडेफिनेटली. बी सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज. सी ड्यूटीज ओन्ड टू द सॉवरन. डी ड्यूटीज ओन्ड टू पेरेंट्स. तो इसका आंसर है फर्स्ट ए बी एंड सी ओनली, यानी कि ड्यूटीज ओन टू पेरेंट्स नहीं है, सॉवरन की हैं, सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज ऑन टू पर्सन्स इनडेफिनेटली ये भी हैं. क्वेश्चन नंबर 14. रीड द स्टेटमेंट्स अबाउट द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ की कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें से करेक्ट चूज करनी है. ए है हमारी रूल ऑफ लॉ इज एन इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पिलर ऑफ ए लिबरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी. B. The rule of law is not merely public order. The rule of law is social justice based on public order. C. The substantive rule of law is the rule of proper law which balances the needs of the society and the individual. D. Substantive and liberal democracy is based solely on formal democracy. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 A, B and C only, यानी कि डी हमारा जो है वो नहीं है, उसको पढ़ लेते हैं. सब्सटेंटिव एंड लिबरल डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सोलली ऑन फॉर्मल डेमोक्रेसी, ये नहीं है. इसके अलावा जो 3 हैं हमारे वो हैं, यानी कि रूल ऑफ लॉ इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पिलर ऑफ लिबरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी. रूल ऑफ लॉ इज नॉट मियरली पब्लिक ऑर्डर. रूल ऑफ लॉ इज सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर. सब्सटेंटिव रूल ऑफ लॉ इज रूल ऑफ प्रॉपर लॉ विच बैलेंसेज द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल. Question number 15. The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. The statement has been made by किसने statement दी? First Savigny, B. Pucha, 3. Main, 4. Burke, and the correct answer is 3rd Main. Question number 16. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. एक जो है assertion दी हुई है, एक reason दी हुई है. हम पढ़ लेते हैं, assertion पढ़ लेते हैं. According to Article 7 of the United Nations Charter, the International Court of Justice is one of the principal organs of United Nations. Reason है इसका, the International Court of Justice consists of 15 judges who are elected by Security Council. अब इसको हमने बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 ऑफ यूएनसी द आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये गलत, ये ठीक है, ए ठीक है और आर जो है वो फॉल्स है, यानी कि रीजन इसका फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 17. एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, supply and supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on the competition in India is void. These agreements include किसी भी तरह का एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज
which causes or likely to cause appreciable adverse effect on competition India, जो कि एक adverse effect करता है in competition India is void. ऐसे agreements void हैं और इन एग्रीमेंट्स में कौन से एग्रीमेंट्स इंक्लूड होते हैं उनकी ऑप्शन दी हुई है. ए इज टाइन अरेंजमेंट, बी एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ एग्रीमेंट, सी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, डी रिफ्यूजल टू डील, ई रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. तो इनमें से कौन कौन से वो एग्रीमेंट्स हैं? आंसर है ऑल, ए बी सी डी ई सभी जो हैं ये एग्रीमेंट जो हैं ये आंसर है इसका. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द मिनिमल क्रिएटिविटी टेस्ट वाज लेड डाउन. कौन से केस में मिनिमल क्रिएटिविटी टेस्ट जो है वो लेड डाउन हुआ था? ए ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डी बी मोदक, बी आर जी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म्स, सी अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस वर्सेस यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट ए ओनली, यानी कि ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डी बी मोदक में जो है मिनिमल क्रिएटिविटी टेस्ट जो है ये लेट डाउन हुआ था. क्वेश्चन नंबर 19, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन ए, रीजन आर. दोनों हम पढ़ लेते हैं, असर्शन पढ़ लेते हैं पहले. Whoever assaults or uses criminal force on any person in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying. कोई भी व्यक्ति असॉल्ट करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, क्या करने के लिए? कमिट करने के लिए, थेफ्ट कमिट करने के लिए, या प्रॉपर्टी जो कि दूसरे पर्सन ने पहनी हुई है या वो कैरी कर रहा है उसको करने के लिए असॉल्ट करता है, क्रिमिनल फोर्स करता है, तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Reason, section 356 of Indian Penal Code provides for punishment for imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both if a person assaults or uses criminal force on any person in attempt to commit theft or any property which that person is then wearing or carrying. तो इसका करेक्ट आंसर है ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 20, अगेन असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है. असर्शन, इफ द अडॉप्शन ऑफ ए सन, द हिंदू अडॉप्टिव हिंदू फादर और मदर बाय whom the adoption is made must not have a Hindu son, son's son or son's son's son, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. ये assertion है. रीजन है सेक्शन 11(1) of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 which deals with the right of adoptive parents under other condition for a valid adoption imposes this restriction. कि जो assertion A में एक जो स्टेटमेंट दी हुई है वो जो है उसका रीजन है क्योंकि सेक्शन 11(1) में ये दिया हुआ है, ये इनका कहना है. तो करेक्ट आंसर है इसका. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन 21, बाय विच अमेंडमेंट द थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ आईटी एक्ट वर ओमिटेड. आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का थर्ड और फोर्थ शेड्यूल जो है वो कब ओमिट हुआ था, कौन सी अमेंडमेंट में ओमिट हुआ था? फर्स्ट एक्ट 10 of 2009, second act 55 of 2002, third act 66 of 2009, fourth act 09 of 2009, and the correct answer is first act 10 of 2009. Question number 22, the chairperson of National Human Rights Commission shall be. कौन होना चाहिए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? फर्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकंड, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, थर्ड, जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, फोर्थ, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोविजंस गिवन अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज. ए, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution will be void to the extent of inconsistency. B, laws in force includes all laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India
before commencement of this constitution and not previously repeated. C. The state shall not make any law which takes or abridges right conferred by part 3 and any law made in contravention shall be void. D. Law does not include any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage, etc. E. Article 13 shall apply to any amendment of the constitution made under Article 368. And the correct answer is fourth, A, B and C only. A यानी कि all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution will be void to the extent of the inconsistency. B. Law in force includes all law passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before commencement of this constitution and not previously repeated. C. The state shall not make any law which takes or abridges right conferred by part 3 and any law made in contravention shall be void. तो ये इसका आंसर है. Question number 24. In which case, in respect of natural justice, Lord Denning said that with a good man in the saddle, the unruly horse can be kept under control. It can jump over obstacles. It can leap fences, put up by fiction and come down on the other side of justice. ये जो लाइनें हैं किसने कही थी, कौन से केस में कही थी? लॉर्ड डेनिंग्स ने कही थी. कौन से केस में कही थी? फर्स्ट, एंडरबाई टाउन फुटबॉल क्लब लिमिटेड वर्सेस फुटबॉल एसोसिएशन लिमिटेड. सेकंड, कैनरा बैंक वर्सेस देबसिस दास. थर्ड, आरवी हेंडॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. फोर्थ, अमेरिकन यानामाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस कंपनी वर्सेस फेडरल ट्रेड कमीशन. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, एंडरबाई टाउन फुटबॉल क्लब लिमिटेड वर्सेस फुटबॉल एसोसिएशन लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? ए. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कंसिडरेशन इज एप्लीकेबल इन इंडिया. बी. Doctrine of priority of consideration is not applicable in India. C. The rules of priority of contract is applicable in India. D. The rule of priority of contract is not applicable in India. And the correct answer is B and C only. यानी कि doctrine of priority of consideration is not applicable in India. C. The rule of priority of contract is applicable in India. Question number 26. Which of the following condition are essential for a custom to be valid? Custom को valid करने के लिए कौन कौन सी conditions जो हैं वो essentials हैं. A. The custom has to possess a sufficient measure of antiquity. B. The custom must have been enjoyed as a right. C. The custom need not be consistent with other customs in the same area. D. The custom must be certain and precise. And the correct answer is A, B and D only. यानी कि custom has to possess sufficient measure of antiquity. B. Custom must have been enjoyed as a right. And D. The custom must be certain and precise. Question number 27. Give the chronological order year wise of these cases decided by the courts. Year wise जो है courts ने कौन कौन से केस कब कब डिसाइड किए ये बताने हैं. A. West Rand Central Gold Mining Company Limited VR. B. Portugal versus India. C. Burkina Faso versus Mali. D. Mavromatis Palestine concessions case. E. Chorzo factory indemnity case. And the correct answer is A, E, B, D, C. यानी कि A, उसके बाद E, उसके बाद B, उसके बाद D और उसके बाद C. इस सीक्वेंस में जो है, इस क्रोनोलॉजिकल ईयर वाइज जो है ये केस डिसाइड हुए. क्वेश्चन नंबर 28. An offer cannot be accepted unless it was brought to the knowledge of the person to whom it is made. This was laid down in the case of. ये जो है offer cannot be accepted unless, offer तब तक accepted नहीं होगी, तब तक accept नहीं होगी, उसको नहीं accept कर सकते जब तक कि जिस पर्सन की नॉलेज में वो आनी चाहिए थी वो नहीं आई है. तो ये किस केस में डिसाइड हुआ? ऑप्शंस हैं. फर्स्ट, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. बी, बेल्फर वर्सेस बेल्फर. सी, मैग्रेगर वर्सेस मैग्रेगर. फोर्थ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. क्वेश्चन नंबर 29. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. मैच लिस्ट 1 में टर्म्स दी हुई हैं, लिस्ट 2 में सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट दिए हुए हैं. लिस्ट टर्म्स है हमारी एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, रेड हरिंग प्रॉस्पेक्टस.
अब इनको मैच करना है, देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। ए का थर्ड यानी कि एवरेज प्रोस्पेक्टस जो है वो सेक्शन 2(1) में आता है। बी डीम प्रोस्पेक्टस जो है हमारा वो सेक्शन 25। सी शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो सेक्शन 31 और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो है सेक्शन 32। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर डज वाइकेरियस लायबिलिटी जनरली अराइज फ्रॉम। देखिए इसके ऑप्शन में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये मैंने यूजीसी नेट की जो साइट है वहाँ से ही मैंने डाउनलोड किया है ये। तो ए ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, बी ऑप्शन भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एज वेल एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, डी ए रॉन्गफुल एक्ट ऑफ सर्वेंट। इसकी ऑप्शंस का आंसर देख लेते हैं क्या है करेक्ट आंसर। इज ए एंड डी ओनली, यानी कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड डी ए रॉन्गफुल एक्ट ऑफ सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ए, इन द हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1930 ए कन्वेंशन ऑन द कन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनलिटी लॉ वाज साइंड एंड अडॉप्टेड। बी, Nottebohm case is related to statelessness. C, on 7th November 1967, General Assembly of the UN adopted the Declaration on Elimination of Discrimination Against Women. D, the Convention on the Reduction of Statelessness 1961 came into force on December 13, 1965. E, the Convention on the Status of Stateless Persons was adopted on 6 June 1960. And the correct answer is बी डी ई ओनली, यानी कि ये जो है स्टेटमेंट्स बी नॉटेबम केस इज रिलेटेड टू स्टेटलेसनेस, डी कन्वेंशन ऑन द रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस 1961 केम इनटू फोर्स ऑन December 13, 1965 और ई द कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन वाज अडॉप्टेड ऑन 6 जून 1960। ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट नहीं हैं। क्वेश्चन 32, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन बुक्स को जैसे जैसे वो पब्लिश हुई वैसे वैसे बताना है। ये है हमारी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड बाय ऑस्टिन। बी, कंसेप्ट ऑफ लॉ बाय HLA हार्ट। सी, द प्रोविंस एंड द फंक्शन ऑफ लॉ बाय जूलियस स्टोन। डी, नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस बाय बेंजामिन सी कॉर्डाजो। ई, एनाटॉमी ऑफ लॉ बाय लॉन एल फुलर। और इसका आंसर है ए सबसे पहले प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन, डी उसके बाद नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, बी है उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लॉ, सी द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ और लास्ट में एनाटॉमी ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 33, द मेन पर्पज ऑफ कॉर्पोरेशन सोल इज टू। कॉर्पोरेशन सोल का मेन पर्पज क्या है। फर्स्ट, मेक द प्रॉपर्टी इजिली इनहेरिटेबल। Second, make the property easily transferable. Third, maintain continuity of an office. Fourth, protect the property of state. And the correct answer is third, maintain continuity of an office. Question number 34. In the presidential form of government, A, the chief executive is relatively free from the sectional and party disputes. B, the chief executive is free to choose his team of ministers from the best available talent. C, the term of chief executive is not fixed. D, it discourages the disease of defection. And the correct answer is 2, A, B and D only. यानी कि C जो है हमारा the term of the chief executive is not fixed, ये ठीक नहीं है, बाकी ठीक है हमारे। Question number 35, the provision regarding the selling minors for purpose of prostitution etc. is given in Indian Penal Code under सेलिंग ऑफ माइनर्स, यानी कि जो 18 उम्र से कम हैं, जो बच्चे हैं उनको सेल करना फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार के लिए। ये प्रोविज़न जो है इंडियन पिनल कोड में कौन सा है। फर्स्ट, सेक्शन 372, सेकंड सेक्शन 373, थर्ड सेक्शन 370A और फोर्थ सेक्शन 371 एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 372। Question 36, under section 5 of the Sale of Goods Act 1930, a contract for the sale of goods can be made A, by writing and must be registered, B, by word of mouth, C, by partly in writing and partly word of mouth, D, by writing or partly in writing and partly by word of mouth, and the correct answer is B and D only, यानी कि B है by word of mouth भी कर सकते हैं, या डी है बाय राइटिंग और पार्टली इन राइटिंग और पार्टली बाय
वर्ड और माउथ। क्वेश्चन नंबर 37, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में प्रोविजंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में सेक्शंस अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019। प्रोविजंस है हमारे पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक, बी ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एक्सेट्रा, थर्ड कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, डी तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। आंसर है इसका सेकंड, यानी कि ए का थर्ड, पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक जो है वो सेक्शन 4 में दी हुई है। बी ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एक्सेट्रा, इसका है 2 यानी कि सेक्शन 7 में है ये। सी है कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, ये है हमारा 4th यानी कि सेक्शन 6 में। और डी है तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल, ये है सेक्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ यूएनसी यूनाइटेड नेशन चार्टर डील विद द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। फर्स्ट चैप्टर 6, सेकंड चैप्टर 7, थर्ड चैप्टर 3, फोर्थ चैप्टर 2। तो ये चैप्टर जो है वो 6th में आता है, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 39, द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट गिवन अंडर द इंडियन पिनल कोड आर ए whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. Whoever commits criminal breach of trust shall be punished for a term which may extend to 7 years. C. Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. D. Whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with fine only. E. If at the time of attempting to commit robbery or dacoity the offender is armed with deadly weapon shall be punished for 2 years. आंसर है इसका ए एंड सी ओनली, यही दो ठीक है। ए है हमारा whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. सी है हमारा whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or both. Question number 40, when two motorists coming from opposite direction in their cars collide with each other and in the process they injure seriously a person who was standing on the roadside, the two motorists are, दो मोटरिस्ट जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और उनकी जो है कलाइड करती हैं कार्स आपस में, जिसकी वजह से एक जो वहाँ पे बाय स्टैंडर्ड था रोड पे वो सीरियसली इंजर हो गया है। तो अब मोटरिस्ट को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट है इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर, सेकंड पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, थर्ड टू नेग्लिजेंट पर्सन्स, फोर्थ जॉइंट टॉर्टफीजर्स एंड द करेक्ट आंसर इज independent tortfeasors. Question number 41, the provisions regarding legislation for giving effect to international agreement is given in Indian Constitution under legislation for giving effect to international agreements. ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? फर्स्ट आर्टिकल 253, सेकंड आर्टिकल 255, थर्ड आर्टिकल 251, फोर्थ आर्टिकल 254 and the correct answer is article 253. Question number 42, arrange the initiatives on climate change in chronological order. कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, कब कब हुए, वो उस ऑर्डर में आपको करना है। तो फर्स्ट है हमारा डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज, सी वेना कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, डी कोपेनहेगन समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, ई क्योटो प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका आंसर है, सबसे पहले हुआ था हमारा वेना कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद हुआ हमारा बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद है हमारा ई क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद है डी कोपेनहेगन समिट और उसके बाद है ए डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको आपने पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोविजंस को लगाना है। ए है पार्टनरशिप एट विल, बी मोड ऑफ डिटर्मिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, सी प्रॉपर्टी ऑफ ए फर्म, डी ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। करेक्ट आंसर है इसका 1, यानी कि सबसे पहले आएगा हमारा मोड ऑफ डिटर्मिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप बी,
उसके बाद है ए हमारा पार्टनरशिप एट विल, उसके बाद है डी ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर, उसके बाद है सी प्रॉपर्टी ऑफ ए फर्म। क्वेश्चन नंबर 44, सेक्शन 376 डी बी ऑफ इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड्स फॉर। सेक्शन 376 डी बी जो है आईपीसी का, वो क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंड, पनिशमेंट ऑफ रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। थर्ड, पनिशमेंट ऑफ गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। फोर्थ, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन ए परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ द विक्टिम। तो इसका आंसर है थर्ड, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोविजन रिलेटिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज कंटेन्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के अंडर आता है? ए शेड्यूल 7, बी शेड्यूल 9, सी शेड्यूल 11, डी शेड्यूल 12 एंड द करेक्ट आंसर इज डी शेड्यूल 12। क्वेश्चन नंबर 46, provision relating to legal recognition of electronic signature is contained under which section of Information Technology Act 2000। यानी कि लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन से प्रोविजन में दिया हुआ है, कौन से प्रोविजन में आता है? ऑप्शन 1 सेक्शन 3, 2 सेक्शन 3A, थर्ड सेक्शन 4, फोर्थ सेक्शन 5 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 सेक्शन 5। Question number 47, a party who suffers losses as a result of breach of contract can in the usual course claim। कोई पार्टी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लॉसेस सफर करती है तो वो क्या क्लेम कर सकती है? फर्स्ट, ऑर्डिनरी डैमेजेस, सेकंड, स्पेशल डैमेजेस, थर्ड, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, फोर्थ, पीनल डैमेजेस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। Question number 48, rules relating to spinner relationship are based on principle are। स्पिंडर रिलेशनशिप जो है, रूल्स जो है उसके, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करते हैं? फर्स्ट, एंडोगैमी, सेकंड, पॉलीएंड्री, थर्ड, पॉलीगैनी एंड फोर्थ, एक्सोगैमी एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, एक्सोगैमी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी अमंग नॉन पॉजिटिव लीगल थ्योरिस्ट? First, law is always in advance of moral ideas. Second, morality is generally in advance of law. Third, the law is inextricably bound up by morals. Fourth, there is no relationship between law and morality. And the correct answer is second, morality is generally in advance of law. Question 50, the provisions relating to drinking water is contained under which schedule of the Constitution of India? Drinking water का provisions जो हैं वो कौन से schedule में है Constitution में? ए शेड्यूल 7, बी शेड्यूल 9, सी शेड्यूल 11, डी शेड्यूल 12। तो करेक्ट आंसर है इसका सी शेड्यूल 11, सॉरी शेड्यूल 11। क्वेश्चन नंबर 51, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज लेड डाउन अंडर विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर? तो हमारे को इसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ए आर्टिकल 62(2), बी आर्टिकल 68, सी आर्टिकल 76(c), डी आर्टिकल 96 एंड द करेक्ट आंसर इज बी यानी कि आर्टिकल 68। क्वेश्चन नंबर 52, आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स ए प्रोविजन फॉर। आर्टिकल 72 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? फर्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। Second, power of president to grant pardon etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Third, extent of executive power of union. Fourth, council of ministers to aid and advise the president. और इसका सही आंसर है सेकंड, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस। क्वेश्चन नंबर 53, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिए गए हैं प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लिस्ट 2 में है आर्टिकल्स। प्रोविजंस देख लेते हैं लिस्ट 1 के। ए स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर, बी में है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कर्नाटका, सी में सिक्किम के हैं, डी में मिजोरम के हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, फोर्थ है यानी कि इसका ऑप्शन ए का थर्ड है,
यानी कि स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर है उसके जो है आर्टिकल 371C में दिए हुए हैं। बी कर्नाटका का फोर्थ है यानी कि कर्नाटका का आर्टिकल 371J है। सी यानी कि सिक्किम का है फर्स्ट 371F और डी मिजोरम का है सेकंड यानी कि 371G। क्वेश्चन नंबर 54, ए पर्सन मे बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ wrongful acts or omissions of other in which of the following ways: A, as having rectified and authorized the particular act; B, as tending toward the other person in relation entailing responsibility for wrong done by that person; C, as having abetted the tortious act committed by others. And the correct answer is A, B, C. तीनों ही हमारे ठीक हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। द मैक्सिम सालोस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स मीन्स, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट, वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ। सेकंड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ सुप्रीम कॉज ऑफ कंसर्न। थर्ड, नो मैन इज अबव लॉ। फोर्थ, वट एवर द पब्लिक कलेक्टिवली सेज इज द लॉ। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ। क्वेश्चन नंबर 54, ए, एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस being ordered by the court to arrest Y। एक जो है वो ऑफिसर है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसको ऑर्डर किया जाता है कोर्ट के द्वारा टू अरेस्ट Y एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग Z टू बी Y अरेस्ट Z। वो जो है Z को Y बिलीव करता है और Z को अरेस्ट कर लेता है। A has committed first an offense of wrongful confinement, second a offense of wrongful restraint, third an offense of criminal trespass, fourth no offense, and the correct answer is fourth, no offense. Question number 57, a tort is a civil wrong for which the remedy is an action for damages and which is not exclusively breach of contract। यानी कि एक tort जो है वो civil wrong है और जो remedy है is an action for damages, it is which is not exclusively breach of contract or breach of trust or breach of merely equitable obligation। The above definition was given by, ये जो पूरी definition जो मैंने पढ़ी ऊपर inverted commas में, ये किसने दी है? फर्स्ट सॉलमेंट, सेकंड विनफील्ड, थर्ड फ्रेजर, फोर्थ क्लर्क एंड लिंडसेल। एंड आंसर इज फर्स्ट सॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 58, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिए हुए हैं प्रोविजंस, लिस्ट 2 में दिए हुए हैं सेक्शंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। प्रोविजंस देख लेते हैं। ए, परफॉर्मर; बी, परफॉर्मर्स राइट; सी, परफॉर्मेंस; डी, मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मर। तो इसका आंसर है डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ठीक है इसकी। ए का है हमारा फोर्थ, परफॉर्मर जो है वो सेक्शन 2Q में आता है। बी, परफॉर्मर्स राइट जो है वो उसका है थर्ड, यानी कि सेक्शन 38 में है। परफॉर्मेंस का है फर्स्ट, यानी कि 2Q में आता है। और मॉरल राइट्स ऑफ परफॉर्मर जो आता है वो सेक्शन 38B में आता है। क्वेश्चन नंबर 59, अगेन मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिए हुए हैं हमारे को डेफिनेशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत, बी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत; सी, कॉग्निजेंस बाय परमानेंट लोक अदालत; डी, अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत। साथ ही में लिस्ट 2 में इसके सेक्शन दिए हुए हैं जंबल करके, उनको मैचिंग करनी है। आंसर देख लेते हैं। इसका भी आंसर डी है, यानी कि ए, डेफिनेशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत जो है वो सेक्शन 22A में दिया हुआ है। बी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत, वो है उसका आंसर है फर्स्ट, यानी कि सेक्शन 22B में दिया हुआ है। सी, कॉग्निजेंस बाय परमानेंट लोक अदालत, इसका है आंसर 2, यानी कि सेक्शन 22C। और लास्ट है हमारा अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत, इसका है थर्ड, यानी कि सेक्शन 22E। क्वेश्चन नंबर 60, ए बाइगेमियस हिंदू मैरिज इज, ये क्या होगी? फर्स्ट, void but not punishable; second, void and punishable; third, voidable; fourth, valid. And the answer is void and punishable. Question number 61, under section 361 of Indian Penal Code, the kidnapping from lawful guardianship is: A, when someone takes or entices any minor without the consent of the guardian; B, when someone takes or entices any person of unsound mind out of the keeping of lawful guardian without the consent of guardian; C, when someone entices or takes away any minor under 16 years of age if male and 18 years of age if female without the consent of the guardian. And the correct answer is A, B and C all। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं अंडर सेक्शन 361 जो है आती हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, तीनों ही ठीक हैं।
Question number 62. Section 102 of Indian Penal Code deal with the provisions relating to Section 102 IPC किस चीज़ से डील करता है? First, when the right of private defense of property extends to causing death. Second, right of private defense against deadly assault when there is risk of harm to an innocent person. 3. Commencement and continuance of a right of private defense of the body. 4th, when the right of private defense of body extends to causing death. And the answer is C. Commencement and continuance of right of private defense of body. Question number 63. Which of the following statements are correct? इनमें से कौन सी statements जो है वो ठीक हैं? A. The Dunkel Draft Text or Dunkel Package or the Dunkel Draft Act embodying the results of Uruguay round of multilateral trade negotiation was released on 20th December 1955. B. The new World Trade Organization, which came into effect on 1st January 1995, replaced the General Agreement on Tariff and Trade. C. The function of WTO are mentioned in Article 3 of the Agreement establishing WTO. D. The 6th Ministerial Conference of WTO was held in Hong Kong, China from 13th to 18th December 2008. और इसका करेक्ट आंसर है बी एंड सी, यानी कि बी और सी जो हैं सिर्फ वही करेक्ट आंसर्स हैं, बाकी की बाकी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. बी है हमारा द न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 1st January 1995 रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. और सी है हमारा द फंक्शंस ऑफ WTO आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 3 ऑफ द एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग WTO. Question number 64. According to whom is it law of tort and not law of torts? यानी कि किसके मुताबिक law of tort है and not law of torts. law of torts नहीं है. तो ये 4 ऑप्शन है. फर्स्ट विनफील्ड, सेकंड पुलॉक, थर्ड फ्रेजर, फोर्थ सॉलमंड. एंड इसका आंसर है फर्स्ट विनफील्ड. क्वेश्चन नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर ए वैलिड अडॉप्शन? वैलिड अडॉप्शन के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट इनमें से कौन सी नहीं है अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956? Adopter must have capacity and right to take in adoption. The child must be eligible for adoption. The giver must have capacity and right to give in adoption. Datta home is mandatory and the correct answer is C and D. यानी कि C और D है, ये मैंडेटरी नहीं है, कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है. ये C है द गिवर मस्ट हैव कैपेसिटी एंड राइट टू गिव इन एडॉप्शन. D दत्ता होम इज मैंडेटरी, यानी कि ये जो है वैलिड एडॉप्शन के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट्स नहीं है. क्वेश्चन नंबर 66. अरेंज द थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ऑर्डर ऑफ प्रोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस. ए पर्सनैलिटी थ्योरी, बी सोशल प्लानिंग थ्योरी, सी लेबर थ्योरी, डी यूटिलिटेरियन थ्योरी. इसको हमने ऑर्डर में करना है, इन ऑर्डर ऑफ प्रोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस. इसका आंसर है सबसे पहले है डी यूटिलिटेरियन थ्योरी, उसके बाद सी लेबर थ्योरी, उसके बाद ए पर्सनैलिटी थ्योरी और उसके बाद बी सोशल प्लानिंग थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 67. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में ज्यूरिसडिक्शन दी हुई है और लिस्ट 2 में सेक्शंस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ए में है, लिस्ट 1 में है ए ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, बी स्टेट कमीशन, सी नेशनल कमीशन और डी पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टे ऑर्डर्स. तो इसका आंसर है हमारा ए, यानी कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो है सेक्शन 11 में. बी हमारा है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन, वो है हमारा सेक्शन 17 में. सी है हमारा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन जो है हमारा सेक्शन 21 में. और डी है पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टे ऑर्डर्स, ये हमारा सेक्शन 22A में. क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस ऑफ द स्पेसिफिक एनफोर्समेंट रूल ऑफ द थ्योरी ऑफ रेमेडियल लायबिलिटी? ऑप्शन देख लेते हैं. ए इम्परफेक्ट ड्यूटीज, बी ड्यूटीज दैट आर इम्पॉसिबल फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सी ड्यूटीज विच आर इनएक्सपीडियंट टू एनफोर्स स्पेसिफिकली. चूज द करेक्ट आंसर, और इनमें से हमारा सही आंसर है ए बी सी, और तीनों ही हमारे आंसर ठीक हैं. क्वेश्चन नंबर 69. इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द ब्रिटिश कन्वेंशन ऑन द मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर.
कौन से आर्टिकल में ब्रिटिश कन्वेंशन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड है? आर्टिकल 74(1) में, आर्टिकल 74(2) में, आर्टिकल 75(2) में, आर्टिकल 75(3) में। तो आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन, आर्टिकल 75(3). क्वेश्चन नंबर 70, अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग केसेस डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ईयर वाइज। ईयर वाइज कौन सा केस कब कब हुआ, शुरू से लास्ट तक हमको बताना है। फर्स्ट है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेकंड है फ्रांसिस कोरैली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सी सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। डी खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ई नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन डी। डी है हमारा सबसे पहले, यानी कि नेशनल खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है सबसे पहले। उसके बाद सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। उसके बाद है फ्रांसिस कोरैली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और लास्ट में जो है हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 71, विच गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक असर्शन ए है और रीजन आर है। असर्शन है हमारी, वंस ए परफॉर्मर कंसेंट टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन ए cinematograph film by written agreement, she will not object to the enjoyment of the performer's right by the producer in the same film. Second, the performer is entitled to royalties in case the producer of film makes use of the performance for commercial use. तो इसका आंसर है हमारा both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Question number 72, in which of the following cases the rule that there is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of the recognized authority was not applied? कौन से केस में ये जो एक इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है that there is no distinction between de jure, ये अप्लाई नहीं की थी? फर्स्ट, बैंक ऑफ इथियोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट। सेकंड, लूथर वर्सेस सेगोर। थर्ड, बैंक ऑफ चाइना वर्सेस वेल्स फार्गो बैंक एंड यूनियन ट्रस्ट। फोर्थ, द अरंतजाजू मेंदी केस। एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड, बैंक ऑफ चाइना वर्सेस वेल्स फार्गो बैंक एंड यूनियन ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 73, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल वर ओमिटेड? कौन से अमेंडमेंट से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का थर्ड और फोर्थ शेड्यूल जो है वो रिमूव किया गया? ऑप्शंस हैं एक्ट 10 ऑफ 2009, बी एक्ट 55 ऑफ 2009, सी एक्ट 66 ऑफ 2009, डी एक्ट 09 ऑफ 2009। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्ट 10 ऑफ 2009। क्वेश्चन 74, a company can convert into limited liability partnership A by complying to requirements of the third schedule of Limited Liability Partnership Act 2008. B, it can convert if there is no security interest in its assets subsisting at the time of application. C, partners of limited liability partnership are the erstwhile shareholders of the company and no one else. D, all the assets, interests, rights and privileges of the company are transferred to the firm. And the correct answer is फोर्थ, ए बी सी डी ऑल, यानी कि सभी चीज़ें जो हैं ये ठीक हैं। ए कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये चारों से ये हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 75, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जो है वो केसेस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में कौन से केस में क्या हेल्ड किया गया ये दिया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या इसका आंसर है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन 3। ए का है हमारा थर्ड, यानी कि मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसने जो हेल्ड किया था इसमें बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। बी है हमारा सुनील बत्रा का केस वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन जेल। सी का है फोर्थ, यानी कि हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्पीडी ट्रायल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और डी का है हमारा 2, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसने क्या हेल्ड किया, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन।
Question number 76. The Commission on Sustainable Development was established in which year? Option 1 1972, second option 1982, third option 1992, fourth option 2002, and the correct answer is third option 1992. Question number 77. Again match list 1 with list 2. List 1 में provisions of Indian Penal Code दिए हुए हैं और list 2 में sections दिए हुए हैं. हमने प्रोविजंस को सेक्शन से मैच करना है. ए है हमारा एन एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट. बी डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन. सी वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा. डी है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर. करेक्ट आंसर देख लेते हैं. ऑप्शन 2 सेकंड जो है वो करेक्ट है, यानी कि ए का थर्ड एन एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, इसका है हमारा आंसर सेक्शन 92. बी है हमारा डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इसका है हमारा सेक्शन 423 फर्स्ट. सी का है हमारा फोर्थ, यानी कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा, इसका है सेक्शन 326A. और डी का है हमारा सेकंड, यानी कि थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, इसका है सेक्शन 381. क्वेश्चन नंबर 78. क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ जजमेंट्स दी हुई हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको डालना है. तो जजमेंट्स हैं डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बी है जॉन वेलमटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सी सल्ला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. डी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, यानी कि DCAB. डी हमारा है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, सबसे पहले ये डिसाइड हुआ. उसके बाद सल्ला मुदगल वाला केस, उसके बाद ए डेनियल लतीफ़ी और उसके बाद बी जॉन वेलामटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मिताक्षरा कोपर्सनली. कौन सा फीचर जो है इनमें से नहीं है मिताक्षरा कोपर्सनली का? फर्स्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, सेकंड ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, थर्ड अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट, फोर्थ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजेशन. तो आंसर है इसका सेकंड ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज जो है ये फीचर नहीं है मिताक्षरा कोपर्सनली का. Question number 80. Under Article 14 of Indian Constitution, the term equal protection of law has been taken from. जो equal protection of law की बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से लिया गया है? ये है हमारा ऑप्शन है हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 81. अरेंज द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेक्शन वाइज. इंडियन पिनल कोड के कुछ प्रोविजंस हमारे को दिए हुए हैं, उसको हमको सेक्शन वाइज जो है ऑर्डर में लगाना है. ए हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ. सी हाउस लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. D. House trespass in order to commit an offence punishable with imprisonment. E. Lurking house trespass or house breaking by night in order to commit an offence punishable with imprisonment. और इसका ऑर्डर है हमारा ऑप्शन 4 BACE, यानी कि B सबसे पहले हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ. उसके बाद A हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. उसके बाद डी हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. उसके बाद सी लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. और लास्ट में हमारा लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. क्वेश्चन नंबर 82. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेक्शन वाइज एज स्टेटेड इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988. मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ जो है हमारे को सेक्शंस दिए हुए हैं, उनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेक्शन वाइज लगाना है. ए है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल. बी अवार्ड ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल. सी क्लेम्स ट्रिब्यूनल. डी एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन. एंड इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन CDBA, यानी कि सी है सबसे पहले क्लेम ट्रिब्यूनल, डी है एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन, फिर है बी अवार्ड ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल
और उसके बाद है लास्टली ए प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 83, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। कौन से प्रोविजंस में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था? फर्स्ट आर्टिकल 328A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड आर्टिकल 328A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992, फोर्थ है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992। क्वेश्चन नंबर 84, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिए हुए हैं प्रोविजंस और लिस्ट 2 में दिए हुए हैं सेक्शंस अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। प्रोविजंस हैं हमारे ए हजारियस सब्सटेंस, बी एनवायरनमेंट, सी हैंडलिंग, डी एक्सीडेंट। तो इसको मैचिंग करते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन 3 यानी कि हजारियस सब्सटेंस का है, थर्ड दिया हुआ है यानी कि सेक्शन 2F। उसके बाद एनवायरनमेंट का दिया हुआ है फोर्थ यानी कि सेक्शन 2C, सी का दिया हुआ है 2 यानी कि हैंडलिंग का है हमारा 2E, और डी यानी कि एक्सीडेंट का है हमारा फर्स्ट यानी कि 2A। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल डज फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? फर्स्ट इज री बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, सेकंड मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, फोर्थ एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 86, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द केसेस रिलेटिंग टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को केसेस दिए हुए हैं और उनको एक ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट है प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन, बी हॉक वर्सेस स्मिथ, सी लेजर वर्सेस गार्नेट, डी यूएस वर्सेस स्पैर्ग्यू। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी डी, यानी कि ये इसी सीक्वेंस में ही ऑर्डर में लगे हुए हैं जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 ए डाइवोर्स्ड वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू। इस एक्ट के अंदर डाइवोर्स्ड वुमेन किस किस चीज़ की एंटाइटल्ड है ये हम देख लेते हैं अभी। ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, B. Maintenance of children by her former husband for a period of 3 years. C. Get maintenance from her relatives even after her remarriage. D. All the property is given to her at any time only by her husband. E. An amount equal to the sum of meher or dower agreed to be paid to her at the time of marriage or any time thereafter अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। और इसका करेक्ट आंसर है ए एंड ई ओनली, यानी कि ए ठीक है और ई ठीक है, बाकी जो है वो गलत हैं। यानी कि ए है ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, और ई है एन अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ मेहर और डोवर agree to be paid to her at the time of marriage or at any time thereafter according to Muslim law. Question number 88, the real relation of jurisprudence to law depends not upon what law is treated but how law is treated is said by। ये lines जो हैं किसने कही थी? फर्स्ट ग्रेक, सेकंड ग्रे, थर्ड रॉल्स, फोर्थ डुगुट, एंड द आंसर इज सेकंड ग्रे। क्वेश्चन नंबर 89, frustration of contract occurs in two conditions. Firstly, where the contract has become physically impossible, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया है तब फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। एंड सेकेंडली, वेयर द ऑब्जेक्ट हैज़ फेल्ड, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो फेल हो चुका है। द अबव वाज लेड डाउन इन केस ऑफ, ये जो प्रिंसिपल है ऊपर वाला ये किस केस में लेड डाउन हुआ था? फर्स्ट क्रेल वर्सेस हेनरी, बी पैराडाइन वर्सेस जेन, थर्ड टेलर वर्सेस कैडवेल, फोर्थ कोमल रानी वर्सेस चंद्रम। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट क्रेल वर्सेस हेनरी। क्वेश्चन नंबर 90, अगेन असर्शन एंड रीजन दिए हुए हैं हमारे को, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, असर्शन पढ़ लेते हैं। द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया
and law made by parliament would be applicable beyond the territory of India also. रीज़न है इसका, आर्टिकल 245 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, and article 245 clause 2 says that no law made by parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation. तो इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या है. ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, यानी कि बोथ A and R are true and R is correct explanation of A. देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है. ये एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. आप पढ़ सकते हैं इसको, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं. द राइट टू लिव विद डिग्निटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए ह्यूमन राइट ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट and by the number of president of this court, and therefore the constitutional courts must strive to protect the dignity of every individual, for without the right to dignity every other right would be rendered meaningless. Dignity is an inseparable facet of every individual that invites reciprocative respect from others to every aspect of an individual which he perceives as an essential attribute of his her individuality, be it an orientation or an optional expression of choice. The Constitution has laden the judiciary with the very important duty to protect and ensure the right of every individual, including the right to express and choose without any impediment, so as to enable an individual to fully realize his her fundamental right to live with dignity. Sexual orientation is one of the many biological phenomena which is natural and inherent in an individual and is controlled by neurological and biological factors. The science of sexuality has theorized that an individual exerts little or no control over who she gets attracted to. Any discrimination on the basis of one's sexual orientation would entail a violation of fundamental right of freedom of expression. तो ये हमारा पैराग्राफ था, आप भी पढ़ सकते हैं इसको. इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे 5 वो इसी पैराग्राफ के ऊपर बेसिस होंगे, तो चलिए उनको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट ऑफ एन एडल्ट इज क्रिमिनलाइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन. किस लेजिस्लेशन के अंडर इनको क्रिमिनलाइज किया हुआ है? फर्स्ट, इंडियन पिनल कोड. सेकंड, पॉक्सो. थर्ड, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इंडियन पिनल कोड. क्वेश्चन नंबर 92, द above पैराग्राफ रिफ्लेक्ट द जजमेंट इन द केस ऑफ. जो हमने पैराग्राफ पढ़ा वो एक जजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, कौन सी है वो? फर्स्ट, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सेकंड, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. थर्ड, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप. फोर्थ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस वर पार्ट ऑफ द जजमेंट रेफर टू इन द पैराग्राफ. ये जो जजमेंट है वो उसमें कौन से जज इन्वॉल्व थे? फर्स्ट, जस्टिस दीपक शर्मा. सेकंड, जस्टिस FR नरीमन. थर्ड, डॉक्टर DY चंद्रचूड़. फोर्थ, जस्टिस इंदु मल्होत्रा. और इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, जस्टिस दीपक मिश्रा. क्वेश्चन नंबर 94, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज वायलेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट, आर्टिकल 21 ओनली. सेकंड, आर्टिकल 14-15 ओनली. थर्ड, आर्टिकल 15-19 ओनली. फोर्थ, आर्टिकल 14-15-19-21. एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, आर्टिकल 14-15-19-21. सभी को जो है ये वायलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 95, द फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज कंटेन्ड इन द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो दिया गया है? फर्स्ट, आर्टिकल 19(1)(a. सेकंड, आर्टिकल 19(1)(f). थर्ड, आर्टिकल 18(1). फोर्थ, आर्टिकल 21. एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 19(1)(a.
देखिए नेक्स्ट हमारे जो लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं वो भी एक कॉम्प्रिहेंशन पर ही बेस्ड हैं, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव नॉट कोऑपरेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड। द उत्तराखंड हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पेरेंट्स पैट्री jurisdiction ordered conservation of Ganga and Yamuna rivers as juristic oblique legal person oblique living entities having the status of a legal person. The rivers Ganga and Yamuna are thus legal persons with corresponding rights of a legal person. The director Namami Gange, the chief secretary and advocate general of Uttarakhand states were declared as persons in loco parentis. The division bench of Uttarakhand High Court sharply berated the state, terming their non-cooperation as a sign of non-governance. The deterioration of Ganga and Yamuna is a classic case of desperate times, desperate measures. The court granted the juristic entity at par with Hindu idol. The Uttarakhand High Court in another case reiterated the constitution of the Ganga Management Board has become all the more necessary for the purpose of irrigation, water supply, hydropower generation and navigation. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द डिवीजन बेंच ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट शार्पली बी रेटेड नॉन गवर्नेंस वॉज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये जो केस की हम बात कर रहे हैं ये कौन सा केस है? फर्स्ट, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सेकेंड, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। थर्ड, दिव्य फार्मेसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। Fourth, Lalit Miglani versus State of Uttarakhand, and the correct answer is fourth, Lalit Miglani versus State of Uttarakhand. Question number 97, the term parents patry refers to first, common suit; second, descent from parent; third, parent of his her own country oblique state; fourth, barred by res judicata, and the correct answer is third, parent of his her own country or state. Question number 98, the term loco parentis referred to first, in equal fault; second, in place of parent; third, Hizanat period; fourth, indigent suit, and the correct answer is second, in place of parent. Question number 99, the Uttarakhand High Court in another case reiterated the constitution नेविगेशन। ये इन्होंने कुछ उसके वर्ड्स दिए हैं जजमेंट के, एज कोटेड इन द पैराग्राफ, ये जो है पैराग्राफ में भी कोट किए गए हैं, रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कौन से केसेस जो है उसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट, मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सेकंड, योगेंद्र नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड, राम जानकी जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फोर्थ, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, एंड द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, इस पेपर का। हिंदू आइडियल इज ए जुरिस्टिक एंटिटी केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी वॉज लेड डाउन इन। पैराग्राफ में हिंदू आइडल को जुरिस्टिक एंटिटी केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी की बात की गई है। ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था? फर्स्ट, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सेकेंड, योगेंद्र नाथ नास्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड, KM बशीर वर्सेस लोना चकोला। थर्ड, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, योगेंद्र नाथ नास्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें कि मैंने आपके साथ 100 क्वेश्चंस पेपर 2 लॉ के UGC नेट के सितंबर 2020 के आपके साथ डिस्कस किए हैं। मुझे ये जो पेपर है ये आप में से ही किसी ने, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, चाहने वाले हैं, उन्होंने भेजा था, और मैं आपको नाम बता दूं उनका। इनका नाम है Z प्रवीण। इन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो है आप डिस्कस कीजिए वीडियो पर। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि क्योंकि मेरे पास ये एग्ज़ामिनेशन नहीं था UGC नेट का लॉ का, तो इनकी हेल्प की वजह से जो है मुझे ये पेपर मिला और मैंने ये जो है क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस किए। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका काफ़ी सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मेरे वीडियोस में जो लेटेस्ट जो लीगल जजमेंट्स आती हैं मैं उनको भी डिस्कस करता हूं, और साथ के साथ जो एकेडमिक्स होते हैं जैसे कि MCQ हैं
तो उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यदि कोई भी आपकी लीगल क्वेरी है तो मुझे भेज सकते हैं। आप जिस भी वीडियो को देखें, यदि कोई आपको क्वेरी आती है नज़र तो आप वहीं पे ही लिख सकते हैं, या मैंने अपने ईमेल आईडी जो है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर भी मुझको ईमेल कर सकते हैं। आपका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जो भी आपकी एडवाइस होगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। कैसा लगा आपको वीडियो, आपकी क्या इनपुट्स हैं इसके लिए, और आगे फ्यूचर में आप कैसे वीडियो जो हैं देखना पसंद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बारी हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।